हमारे देश में कुछ ऐसे कुरीतियों ने जन्म लिया है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए हमारे देश के उन महान योद्धाओं को अपशब्द बोलने में पीछे नहीं हटते हैं। आपने सुना ही होगा हाल ही में महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा एक वो महान योद्धा थे जिनके बारे में ये लोग जानते भी नहीं हैं, ये लोग पढ़े भी नहीं हैं और अपशब्द बोलने में बाज नहीं आते। अपनी राजनीति स्वच्छ और सुंदर रखें, उनके बारे में पढ़ लें, उनके बारे में जान लें। कुछ लाइन है महाराणा सांगा के लिए, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बहुत धैर्य से सुनिएगा। जुगनू की कुछ औलादों ने सूर्य पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मादों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति को जिनके होने से दीपति है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मडराए हैं। उनसे कह दो अब देश सौर की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब, उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर में रखें, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। तो दोस्तों आपने इसको बहुत अच्छे से सुना और समझा। हम आपको बहुत बारीकी से बताएंगे महाराणा के सांगा के जीवन संघर्ष, कैसे 80 घाव होते हुए वो अंत तक लड़ते रहे। उनकी एक आंख फोड़ दी गई तब भी वो हमारे आपके लिए लड़ते रहे। हम आपको बताएंगे महाराणा सांगा के बारे में। आप पूरा विस्तार से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं महाराणा सांगा के बारे में कुछ शब्दों में आपको बता रहा हूं। महाराणा संग्राम सिंह 12 अप्रैल 1482 में जन्म उनका और 30 जनवरी 1528 में वो स्वर्ग सिधार गए। राज 1528 उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। तब राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। परिचय इनका ऐसा है, महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1909 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बनाए गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायने में एक वीर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय के वे सबसे शक्तिशाली राजा थे। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व वायना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर वायना किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयान के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अजय झाला ने ले ली। अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्म
परायण राजा की तरह उन्होंने अपनी राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हारने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। उनकी बहादुरी को दर्शाता है कि खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 60 घाव लगे, यानी लगभग 80 घाव लगे थे। अंततः राणा सांगा को सैनिकों का भाग्य विवेश भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राजा के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज हिंदुस्तान में जमने न पाता। प्रारंभिक जीवन उनका था। राणा रायमल के 4 पुत्रों पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल तथा राणा सांगा तथा सेंसा तथा 2 पुत्रियां थी। एक जीवित पुत्री आनंदी बाई थी। मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज व जयमल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहां से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं। तब सन 1509 में श्रीनगर अजमेर के करमचंद सिंह पवार मेफावत की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ राज प्राप्त हुआ। सैन्य वृत्ति। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने साम्राज्य में कहा कि राणा सांगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा, उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव, 104 सरदारों व रावल 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़े। अपने चरम पर संग युद्ध के मैदान में 10,000 राजपूतों का बल जुटा सकते थे। 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी। विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख तथा हाथ पैर खो गए थे। उनका जो शासन था, महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने अपने राजपूत राज्यों से संधि और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपने साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में वायना, भरतपुर, ग्वालियर तथा अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तनत की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्र पर हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिणा में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा ने परास्त किया और बाबर से वायना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनके शरीर पर 80 घाव थे। उनको हिंदू पद की उपाधि दी गई थी। इतिहास में उनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती है। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत उन्हें चनेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सिलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा
कि विजय राणा सांगा के लिए आसान हो गई। मेदिनी राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और राणा सांगा का एक विश्वसनीय जागीरदार बन गया। राणा सांगा चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी सेना के साथ राव मेर मदेव के अधीन राठौरों द्वारा प्रबलित और महमूद खिलजी द्वितीय से गुजरात आसिफिलियों के साथ आसाफ खान से मिला। जैसी लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवार सेना ने गुजरात कैवेलरी के माध्यम से एक भयंकर हमला किया। कुछ अवशेष जो बिखरने से बचे राजपूत घुड़सवार गुजरात के सुदृढ़ीकरण को पार करने के बाद मालवा सेना के ओर बढ़े। सुल्तान की सेनाएं राजपूत घुड़सवार सेना का सामना करने में असमर्थ थी और बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनके अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना का लगभग सर्वनाश हो गया। आसफ खान के बेटे को मार दिया गया था और खुद आसफ खान ने उड़ान से में सुरक्षा की मांग की थी। सुल्तान महमूद घायल अवस्था में कैद किया गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन को बहाल करने के बाद सांगा ने शाह को क्षेत्र के हिंदुओं से जाजिया कर हटाने का आदेश दिया। गुजरात पर विजय। इधर राज्य के उत्तराधिकारी के सवाल पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और राणा ने कट्टर दावेदारों का समर्थन किया। 1520 में सांगा ने इधर सिंहासन पर रायमल की स्थापना की, जिसके साथ मुजफ्फर शाह ने अपने सहयोगी भारमल को स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी। सांगा खुद इधर पहुंचा और सुल्तान की सेना को पीछे कर दिया गया। राणा ने गुजराती सेना का पीछा किया और अहमदाबाद के रूप में सुल्तान की सेना का पीछा करते हुए गुजरात के अहमदनगर और बिशननगर के शहरों को जीत लिया। लोदी पे विजय। इब्राहिम लोदी ने अपने क्षेत्र पर संघ द्वारा आक्रमण की खबरें सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मोर्चा किया। राणा अपनी सेना के साथ राणा लोदी की सीमाओं पर खतौली में लोदी से मिले और खतौली में आगामी लड़ाई में लोदी सेना को गंभीर चोट लगी। लोदी सेना बुरी तरह परास्त होकर भाग गई। एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया और कैद कर लिया। युद्ध में राणा स्वयं घायल हो गए थे। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखान के तहत एक सेना सांगा के खिलाफ भेजी। राणा ने फिर से बड़ी धौलपुर के पास बाड़ी युद्ध 1518 ईस्वी को लोदी सेना को परास्त किया और लोदी को बायना तक पीछा किया। इन विजयों के बाद सांगा ने आगरा की लोदी राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी तक का इलाका खाली कर दिया। मालवा के सभी हिस्सों को मालवा सुल्तानों से लोदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। को चंदेरी सहित संघ द्वारा रद्द कर दिया था। उन्होंने चंदेरी को मोदिनी राय को दे दिया। मुगलों से संघर्ष। बाबर धीरे धीरे छोटी छोटी सल्तनत को अपने कब्जे में लेने लगा एवं भारत को पूर्ण रूप से मुगलिया सल्तनत में बदल दिया। 21 अप्रैल 1526 को तैमुरिद राजा बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और उसे मार डाला। युद्ध के बाद संघ ने पृथ्वीराज कछवाहा के बाद पहली कई राजपूत वंशों को एकजुट किया और 1 लाख राजपूतों की एक सेना बनाई, आगरा के लिए उन्नत किया। राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल रैंकों पर आरोप लगाया कि उनकी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बाहुबलियों द्वारा गोली मार दी गई। कस्तूरी की शोर ने राजपूत सेना के घोड़ों और हाथियों के बीच भय पैदा कर दिया, जिससे वे स्वयं के लोगों को रौंदने लगे। राणा सांगा को मुगल केंद्र पर आक्रमण करना असंभव लग रहा था। उसने अपने आदमियों को मुगलों गुटों पर हमला करने का आदेश दिया। दोनों गुटों में 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही। इस दौरान मुगलों ने राजपूत राजाओं पर कस्तूरी और तीर से फायर किए, जबकि राजपूतों ने केवल करीबियों में जवाबी कार्रवाई की। पैगन सैनिक के बाद बैंड ने अपने पुरुषों की मदद करने के लिए एक दूसरे का अनुसरण किए, इसलिए अपनी बारी में टुकड़ी के बाद उसे तरफ हमारे लड़ाकू विमानों को मजबूत करने के लिए भेजा। बाबर ने अपने प्रसिद्ध तातकामा या फिनिश आंदोलन का उपयोग करने के बाद किए गए, हालांकि उसके लोगों इसे पूरा करने में असमर्थ थे। 2 बार उन्होंने राजपूतों के पीछे धकेल दिया, लेकिन राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण वे अपने पदों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। लगभग इसी समय रायसेन की सिलहादी ने राणा की सेना को छोड़ दिया और बाबर के पास चली गई। सिलहदी के दल बदल ने राणा को अपनी योजनाओं को बदलने और नए आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान राणा को एक गोली लगी और बेहोश हो गया।
जिससे राजपूत सेना में बहुत भ्रम पैदा हो गया। थोड़े समय के लिए लड़ाई खामोश हो गया। बाबर ने अपने संस्मरणों में इस घटना को 1 घंटे के लिए अर्जित किए। काफिरों के बीच बने रहने की बात कहकर लिखा कि आजा नामक एक सरदार ने अजजा को राणा के रूप में काम किया और राजपूत सेना को नेतृत्व किया, जबकि राणा अपने भरोसेमंद लोगों में केवल एक समूह द्वारा छिपा हुआ था। छल्ला आज अजा एक गरीब जनरल साबित हुआ, क्योंकि क्योंकि उसने अपने कमजोर केंद्र की अनदेखी करते हुए मुगल फ्लैंक्स पर हमले जारी रखे। राजपूतों में अपने हमलों की जारी रखा, लेकिन मुगल फ्लैंक्स को तोड़ने में विफल रहे। उनका केंद्र गढ़वाले मुगल केंद्रों में खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। जनुदा सरकार ने कुछ संघर्ष के व्याख्या भी किया था। राजपूतों और उनके सहयोगियों को हराया गया था। सावों को बयाना, अलवर और मेवात तक पाया जा सकता है। पीछा करने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल बहुत थक गए थे और बाबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने पर विचार छोड़ दिया था। अपनी जीत के बाद बाबर ने दुश्मन को खोपड़ी के एक टावर को खड़ा करने का आदेश दिया। तैमूर ने अपने विरोधियों के खिलाफ उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद एक अभ्यास तैयार किया। चंद्रा के अनुसार खोपड़ी का टावर बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक महान जीत दर्ज करना नहीं था, बल्कि विरोधियों को आतंकित करना भी था। इससे पहले उसे रणनीति का उपयोग बाबर ने बौजौर के अफगानों के खिलाफ किया था। पानीपत की तुलना में लड़ाई अधिक ऐतिहासिक थी, क्योंकि उसने राजपूत शक्तियों में मरने के डर को पुनर्जीवित करते हुए उत्तर भारत के बाबर को निर्विवाद मास्टर बना दिया था। 21 फरवरी 1527 को मुगल ग्राम पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। के.बी. कृष्ण राव के अनुसार राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक मानते थे और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए राणा को अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने राणा सांगा का समर्थन किया। राणा ने 21 फरवरी 1527 को मुगल अग्रिम पहरे पर हमला किया, उसमें खत्म कर दिया। बाबर द्वारा भेजे गए पुनर्मूल्यांकन समान भाग्य से मिले। हालांकि 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु चित्तौड़ में हुई, जो कि अपने ही सरदारों द्वारा जहर देकर मारा गया था, जिन्होंने बाबर के साथ लड़ाई को आत्मघाती बनाने के लिए नए सिरे से योजना बनाई। यह सुझाव दिया जाता है कि बाबर की तोपें नहीं भी हो सकता कि सांगा ने बाबर के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की हो। इतिहासकारों ने तो कई सारा मत अपना बताया। तो दोस्तों, आपने सुना महाराणा सांगा का ये प्रताप, महाराणा सांगा का ये संघर्ष, किस तरह उन्होंने लगातार हमारे और आपके लिए जीत दर्ज की। तो दोस्तों, बने रहिएगा महाराणा सांगा के और इतिहास जानने के लिए। हम आपको देते रहेंगे एक एक जानकारी। किसी के भ्रम में ना आइए, सच जिंदगी जियो और ऐसे महापुरुषों को पूजते रहो, नमन करते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और वीडियो में। जय चित्रकूट, राम, जय बुंदेलखंड, जय महाराणा सांगा।